हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। मुकेश, मोहन, है ना, अनुभव, शिवराज, गौरव शर्मा, है ना। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, साउंड का कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि हम लोग जो है हमारी इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग सभी लोगों को जो है गुड इवनिंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, साउंड का कंफर्मेशन अगर दे देंगे तो हम लोग जो है हमारे इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, ठीक है। यहां से मैं इस टॉपिक को पहले छोड़ने के मूड में था कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ प्रीवियस पेपर्स मैंने देखे। जैसे गुजरात का मैंने पेपर देखा, सेम आईटीआई का ही था, सेम ग्रेड पे के लिए था। और बिहार वाला देखा, और तो और मध्य प्रदेश वाला देखा। ये क्वेश्चन 3 जगह पूछा हुआ है, तो इसलिए मुझे लगा कि क्या यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, उसको जो है जरूर डिस्कस कर दिया जाए। तो आज की क्लास में क्या रहेगा, पहला हाफ जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग जो है यहां से जो नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है डाउट सेशन रहेगा, ओपन सेशन रहेगा। आप लोगों के जो भी डाउट हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जितना अभी तक पढ़ा है वो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना हो, किसी की कोई कुछ क्वेरी हो, तो आप लोग जो है रेज हैंड कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो वो रेज हैंड कर सकता है। एक बार जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जो है कुछ समय तक आप लोग जो है रेज हैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी को कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी किसी की हो, तो वो रेज हैंड कर सकता है। एक बार जो है अगर क्या हो जाए, एक बार जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कुछ समय तक आप लोग जो है रेज हैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं लेक्चर को करता हूं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल की इस क्लास में। देखिए, आज हम लोग जो है, देखिए, दो चीजें जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हम लोग आपके साथ आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने क्रिचॉप के दो महत्वपूर्ण नियम हम लोगों ने पढ़े, ठीक है ना। स्क्रीन पे जो है ज्यादा व्हाइट कलर आ रहा है, तो इसको जो है हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, हमने जो है दो महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ी क्रिचॉप्स की। पहला हमने पढ़ा क्रिचॉप्स का करंट लॉ, दूसरा हमने पढ़ा क्रिचॉप्स का वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। दो चीजें हमने पढ़ी। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि देखिए ये दोनों क्या हैं। ये दोनों अगर हमें किसी भी सर्किट की एनालिसिस करनी है तो उसके ये टूल्स हैं। अब यहां पर क्या क्या क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रिचॉप्स का करंट लॉ लगता कहां पर है। क्रिचॉप्स का करंट लॉ कहां पर लगता है, किसी नोड पर लगता है। कहां पर लगता है, किसी नोड पर जो है क्रिचॉप्स का करंट लॉ लगता है। क्या कहता है क्रिचॉप्स का करंट लॉ। क्रिचॉप्स का करंट लॉ कहता है कि किसी नोड में आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के बराबर होता है ना। या किसी नोड पर करंट का बीजगणितीय सम 0 होता है, ठीक है जी। केवीएल हमारा कहां पर लगता है, केवीएल हमारा लगता है मैश में। कहां पर लगता है, केवीएल हमारा लगता है किसी मैश में। और कहां पर लगता है, यह लगता है हमारा किसी लूप में, है ना। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग जो है मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को देखेंगे कि ये क्या होता है ना। कितने लेवल में हमने देखना है, एक एग्जांपल केवल करवा देंगे तो समझना अगर आप चाहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। नहीं भी अगर समझना चाहेंगे तो कहां तक इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर एक बनाने की कोशिश मैंने की है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये है ना। और इस तरह का क्वेश्चन ही आप लोगों के पास एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा,
तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमें 2-3 कंसेप्ट देखे जाएगा, वो कंसेप्ट हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। सपोज, है ना, इसे मान लेते हैं 5 ओम, इसे मान लेते हैं 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, है ना। सपोज ये है 2 ओम, ठीक है जी, ये है हमारा 1 ओम, ये है हमारा 1 ओम। आपको कहा गया कि क्या करना है, आपको जो है I1, I2 और I3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर इस क्वेश्चन को मैं किरचॉफ्स के करंट लॉ से करूं या किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ से करूं, है ना। आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहला सवाल आपके पास आएगा कि इस सवाल को केसीएल से करना है या केवीएल से करना है। तो आपका इस चीज का जवाब कौन देगा, इस चीज का जवाब देगा आपका कुछ चीजें। बताइए, बी होता है ब्रांच, है ना। ब्रांच मतलब इसमें कितनी शाखाएं हैं, कितनी शाखा है। एन का मतलब होता है नोड, एन का मतलब होता है नोड, है ना, नोड, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं नोड ही हिंदी में, ठीक है जी। जे का मतलब होता है जंक्शन, ठीक है जी, और ठीक है जी, ये हो गया। और एम का मतलब होता है मैस, है ना, एम का मतलब होता है मैस। तो अब आपको इसमें देख के बताना है कि इस जो फिगर मैंने यहां पर बनाया है, इसमें कितनी ब्रांच हैं, कितने नोड हैं, कितने जंक्शन हैं और हमारी कितनी मैस है। अगर हम ये बताने में कामयाब रह गए तो हम फिर आगे भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, मैं सब आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप में ब्रांच होता है ना। तो ये एक, हर एक एलिमेंट अपने आप में ब्रांच है। तो ब्रांचें कौन कौन हो गई, एक हमारा 5, देखिए ये गलत लिख दिया हमने, ये क्या होंगे, वोल्टेज सोर्स हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हें किस में लिखा जाएगा, इन्हें जो है वी में लिखा जाएगा। तो हमारे कौन कौन से, हमारे यहां पर आप देखिए, हमारा 5 ओम का रजिस्टेंस, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये क्या है, हर एक एलिमेंट अपने आप में ब्रांच होता है। तो हमारे पास कितनी ब्रांचें हो गई हैं, हमारे पास हो गई हैं यहां पर 5 ब्रांचें, ठीक है। नोड किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं उसे नोड कहते हैं। तो यहां एक नोड हो गई है, ये इसका नाम मैंने रख दिया ए, यहां पर भी ए हो गई है बी, यहां पर ये हो गई है सी और यहां पर ये हो गई है डी, है ना। तो नोड कौन कौन सी हो गई है इसमें, इसमें हो गई है ए नोड, बी नोड, सी नोड और डी नोड। तो कुल कितनी नोड आ गई इसमें, इसमें आ गई है 4 नोड। अब यहां पर बात आती है जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं, जहां पर मेरे 3 या 3 से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं। नोड क्या हुई, जहां पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं। जंक्शन 3 या 3 से अधिक। तो देखो यहां पर ये 3 जुड़ रहे हैं, यहां पर भी 3 जुड़ रहे हैं। तो यहां पर हमारी कौन कौन सी नोड आ गई, बी और डी मेरे क्या आ गए, बी और डी जो है मेरे 2 जंक्शन आ गए। मेस क्या होता है, मेस होता है ऐसा क्लोज लूप जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज लूप ना हो। तो वैसे अगर हम देखें तो कितने लूप हैं, यहाँ पे लूप है 3, एक बाहर वाला, फिर एक ये और एक ये, 3 लूप हैं। और मैस कितने हैं, मैस हैं इसके अंदर 2, ए से बी। पहला मैस कौन सा है, पहला मैस है ए से हम बी में गए, बी से डी में गए, डी से ए में आ गए। दूसरा मैस हमारा है कौन सा, बी से सी में गए, सी से डी में गए और डी से क्या हुआ, बी में आ गए। तो हमारे मैस कितने हो गए, हमारे यहां पर 2 मैस हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए
अब अगर हमें चेक करना हो कि ये हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर हमें चेक करना हो ये सही लिखा है नहीं लिखा है, तो इसको चेक करने का सीधा फॉर्मूला है, मैस बराबर होता है ब्रांच ब्रांच माइनस नोड। ठीक है, पूरा हिंदी में ही लिख लेता हूं मैं, पूरा इंग्लिश में ही लिख लेता हूं, है ना, ऐसे फॉर्मूले करके लिख लेता हूं मैं। क्या होता है, मैस बराबर होता है, मैस बराबर होता है ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। तो देखो ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, क्या, मैस बराबर ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, ये हर जगह लगेगा। क्या यहां पर ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें देखते हैं जरा। मैस कितनी है, 2 है। ब्रांच कितनी है जी, ब्रांच है 5। नोड कितनी है जी, नोड है 4 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, है ना, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि अगर हम केसीएल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कितने समीकरण बनाने पड़ेंगे, और अगर हम केवीएल से कर रहे हैं तो हमें कितने समीकरण बनाने पड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को किससे करते हैं, केसीएल से करते हैं, तो हमें कितनी इक्वेशन बनानी है, हमें बनानी है n-1। कितनी इक्वेशन बनानी है, n-1। लेकिन ध्यान रखिएगा n यहां पर क्या है, n यहां पर है प्रिंसिपल नोड, और प्रिंसिपल नोड किसे कहते हैं, जंक्शन को कहते हैं। ठीक है, तो n-1, n क्या है यहां पर n नोड नहीं है, क्या है, क्या है, n है प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड बोले तो जंक्शन, ठीक है ना। और केवीएल से अगर हमें करना है तो ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, है ना, यहां पर नोड यही वाली नोड है। तो ऐसे अब हमें पता चल गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कितनी केसीएल इक्वेशंस होंगी, तो आप कहेंगे n-1। कितनी केवीएल इक्वेशंस होंगी, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, है ना। ये थ्योरी, ये आपको याद रखनी है ना, ये हमें याद रखनी है, यहां से भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां पर, जो ये क्वेश्चन है इस तरह का ही मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या सर्किट सॉल्व करने के लिए आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट बताने में, आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, रटना नहीं बता रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो अगर आपके ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, वो मैं बता रहा हूं आपको। सपोज ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है ना। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको, इसको मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि जो क्वेश्चन यहां से आता है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहां पर हम लोग आज लगाने वाले हैं नोडल एनालिसिस। क्या लगाने वाले हैं, I1 I2 I3। आपसे कहा गया कि नोडल एनालिसिस की हेल्प से I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। कौन से मेथड से, नोडल मेथड से। किस मेथड से, नोडल से। तो ठीक है, तो देखो, नोडल मेथड मतलब, नोडल में क्या लगता है, नोडल का मतलब है हमारा, इस पे हमें क्या लगाना है, इस पे लगाना है हमें किरचॉफ्स का करंट लॉ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 3 या 4 एग्जाम में कि नोडल एनालिसिस मेथड किस पर बेस्ड है। तो ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारा किरचॉफ्स के करंट लॉ पर, प्लस किस पर, प्लस ओम्स लॉ पर। 2 या 3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि नोडल एनालिसिस मेथड केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ पर बेस्ड है। लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं अभी जो है
मध्य प्रदेश वाला पेपर उठा लेना, उसमें आया हुआ है। बिहार वाला पेपर उठा लेना, उसमें आया हुआ है। हरियाणा वाला पेपर उठा लेना, उसमें आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है देखो ये, इसलिए मैंने, क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके पास, लेकिन ये पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने कहा? नोडल, है ना, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस किस पर? केसीएल और ओम के नियम पर आधारित है, ठीक है ना, पर आधारित है, ठीक है ना। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आधारित है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि क्यों सर कह रहे हैं। देखो, ये लगेगी कहां पर? इस नोड पे सपोज लगेगी, इसको मान लेते हैं सपोज ए, है ना। तो मैंने कहा यहां से कि केसीएल, किरचॉफ्स का करंट लॉ कहां पर लगाना है? हमें नोड ए पर लगाना है। तो आप कहोगे सर क्या होगा, बताओ। आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो आ कौन सी रही है नोड में करंट? I1 करंट आ रही है, और जा कौन कौन सी रही है? I2, और हमारा I3 करंट जा रही है ना। I1 करंट आ रही है और I2 और I3 बाहर जा रही है। तो इतना आपने लिख दिया यहां पर। ये आपने कहां से लिख दिया? ये आपने लिख दिया किससे? केसीएल से। अब ये I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कहां से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा ओम्स लॉ से। कैसे पता चलेगा? देखो, देखिए, अब यहां पर समझिएगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब क्या है कि इसके इस टर्मिनल पे 10 वोल्ट है, इस पे 0 है। तो इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये ग्राउंड है। यहां पर वोल्टेज कितना है? यहां पर वोल्टेज है 0 वोल्ट, ठीक है। अब आप देखिए, समझिए, और यहां पर जो वोल्टेज है वो है VA, ठीक है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए, मुझे पता है कि थोड़ा सा बाहर जा रहा होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखो, समझ में आएगा। देखो, अगर मैंने कहा ऐसा कोई रेजिस्टेंस है और यहां पर कोई करंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहां का पोटेंशियल सपोज VA है और यहां का पोटेंशियल कितना है? VB है ना। यहां का विभव VA है, यहां का विभव VB है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो, करंट कहां जा रही है? यहां से यहां जा रही है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, मतलब VA माइनस VB अपॉन R, है ना। ये हमने कहां से लिखा? ये पॉइंट मैंने ओम्स लॉ से लिखा। ये पॉइंट मैंने कहां से लिखा? ये पॉइंट जो है मैंने ओम के नियम से लिखा। बात समझ में आई कि यहां से करंट अगर यहां जा रही है तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अपॉन जो रेजिस्टेंस होगा, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से मुझे इसी को जैसे मैंने यहां लिखा, ऐसे ही मुझे यहां पर I1, I2 और I3 की वैल्यू लिखनी है। तो देखो, यहां पे वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। यहां पे वोल्टेज कितना है? VA। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच? 1 ओम का रेजिस्टेंस है, बराबर I2। देखो, I2 कहां जा रही है? यहां से नीचे जा रही है, तो मतलब ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज, बोले तो VA माइनस 0 बटे रेजिस्टेंस कितना है यहां पर? 3 ओम है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? ये VA माइनस 6 अपॉन 2, है ना। अब यहां से क्या करना है आपको? एक इक्वेशन है, VA की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे हमें VA मिल जाएगा आप सारी करंट निकाल सकते हो, ठीक है। अंदर नहीं घुसना है, अंदर मेरे को बताना ही नहीं था आपको, मैं केवल आपको जो समझाना चाह रहा था पॉइंट का। ये क्वेश्चन मैंने कैसे करा, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इतना पता होना चाहिए, नोडल एनालिसिस जो मेथड है वो हमारा किरचॉफ्स के करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि केवीएल केसीएल सिलेबस में है, तो इसका मतलब नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस भी सिलेबस में है। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इतना समझाने के लिए मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ी
क्योंकि कोई चीज अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं स्टेटमेंट की फॉर्म में तो आपको याद नहीं रहेगी। इसलिए ये भूमिका मुझे इतना पॉइंट लिखने के लिए केवल बनानी पड़ी कि नोडल एनालिसिस किस पर बेस्ड है, केसीएल और ओम्स लॉ पर बेस्ड है। देखो, और मैं आपको बताऊं, केसीएल जो हमारा लगता है वो किसी नोड पर लगता है या किसी जंक्शन पर लगता है, तो इसलिए केसीएल को नोड लॉ या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो कहीं लिखेगा नोड लॉ क्या होता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। नोड लॉ का मतलब क्या है, नोड का नियम भी केसीएल ही है क्योंकि नोड पे लगता है। या जंक्शन का नियम पूछ लेगा तो जंक्शन का नियम क्या है, किरचॉफ्स का करंट लॉ जंक्शन पे लगता है इसलिए केसीएल है ना। तो इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि दूसरे नाम से उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। ठीक है, क्लियर है, बताओ ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला जो आता है, अगला देखिए, ठीक है, अगला है हमारा मैश एनालिसिस। मैश या हमारा अगला है लूप एनालिसिस, है ना। तो देखो, हमारा किसी भी मैश में या लूप में हमारा कौन लगता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, है ना। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमारा कहां लगता है, मैश में लगता है या लूप में लगता है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा मैश एनालिसिस लूप एनालिसिस किस पर आधारित है, तो आप लिख दोगे ये हमारी किस पर आधारित है, मैश एनालिसिस और लूप एनालिसिस हमारी आधारित है केवीएल प्लस ओम्स लॉ पर। ठीक है ना, बस ये आपको पता होना चाहिए कि मैश एनालिसिस, है ना। मैं यहां पर हिंदी में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को मैश या लूप, मैश या लूप मैश या लूप एनालिसिस किस पर आधारित है, मैश या लूप एनालिसिस आधारित है हमारी किरचॉफ्स के करंट लॉ और ओम्स लॉ पर। अगला मैं यहीं पर लिख लेता हूं नोड, है ना। नोड एनालिसिस किस पर आधारित है, नोड एनालिसिस किस पर आधारित है, नोड एनालिसिस मेरी आधारित है किरचॉफ्स के करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ पर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है ना। इसलिए मुझे लगा कि केवीएल केसीएल में ये पॉइंट भी आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैं इसको करवाया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। और फिर उसके बाद जब देखा कि क्वेश्चन आया हुआ है उससे, इवन मैंने वो नोट्स आज अपना वो नोट्स यहाँ पर रखा हुआ भी था मैंने वो, तो फिर बच्चे कहे हाँ सर ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली थी। एक जगह कहीं पर मैंने लिखा था पूरा प्रॉपर कि मैंने कहा था इससे क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल वो कहे थे कि ये देखो अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, मैंने यहाँ पर ही लिखा था, दिख रहा है ये नोडल एनालिसिस हमारा किस पर बेस्ड है, तो एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है ना, भले ही हो सकता है कि आप कहोगे कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया इस कंसेप्ट को बताने में, सीधा लिखवाते तो याद रह जाता, लेकिन नहीं, अदर ब्रांच वाले को बिल्कुल भी याद नहीं रहता। क्लियर है, तो ये चीजें समझ में आई यहां से कि क्या मैश एनालिसिस और क्या हमारा जो है लूप एनालिसिस है। ठीक है, नोडल एनालिसिस क्या है, यहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मली मेरे हिसाब से केवीएल केसीएल से रिलेटेड जो वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमारे जो है फिनिश हो जाते हैं। अब इसके अलावा डीसी में जो हमारा बचता है वो बचता है बैटरी के कुछ कंसेप्ट, है ना। बैटरी और सेल के कुछ कंसेप्ट जो डीसी से रिलेटेड होते हैं। तो जब हम बैटरी और सेल पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग जो है उसको डील करेंगे कि सेल, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, कुछ उसका विद्युत वाहक बल होता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वो हम लोग जो है वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर आज की क्लास का पहला सेशन तो खत्म हुआ मेरे अकॉर्डिंग, अब ले लेते हैं डाउट सेशंस। ठीक है, तो अब आपके आज की क्लास जो अब आगे शुरू होती है वो शुरू होती है डाउट से।
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इतना पोर्शन सफिशियंट है। डाउट सेशन अब ले लेते हैं। तो अगर किसी का आप में से कोई डाउट हो, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, आज हमारा लेक्चर 15 है, लेक्चर 15 तक किसी का कोई डाउट हो तो वो डाउट हम लोग जो है ले लेते हैं, ठीक है ना। प्लीज सॉल्व लास्ट क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व क्या करना है, इस पे आपको वीए की वैल्यू निकाल देनी है। बस वीए की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से आपने 3 को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3VA बराबर VA प्लस 2VA माइनस 12 हो गया जी। यहां से है ना, आपने 3 से गुणा, किससे गुणा करा, 3 से गुणा करा, नहीं गलत हमने गुणा कर दिया, ऐसे नहीं होगा। कैसे हो जाएगा, इसको यहां से मिटाना पड़ेगा। हमने जो है इनका वो ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, नीचे का ना लघुत्तम समापवर्तक ले लिया, वो 6 हो गया। तो 6 से गुणा करना है तो 60 माइनस 6VA बराबर 2VA प्लस 3VA माइनस 18। ठीक है जी। अब यहां से आप देखिए ये इधर आ जाएगा 18 प्लस का, तो इधर कितना हो जाएगा 78 बराबर कितना हो गया 5 और 5 11 VA। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, VA की वैल्यू आ गई है हमारी 78/11। अब आपको ये वाला वोल्टेज पता चल गया 78/11, या जो भी इसको निकाल लीजिएगा आप। अब आपको I1 निकालना हो तो 10 माइनस ये बटे 1 I1 निकल गया। ये निकालना हो तो ये 78/11 डिवाइड बाई 3 ये निकल गया। यहां से ये वाला निकल गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है नोडल एनालिसिस से। मेथड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सॉल्व इसे ऐसे करना है। क्लियर है, चलिए और बताइए। अब डाउट सेशंस ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग ऐसा कह सके कि हमारी डीसी यूनिट जो है फिनिश हो गई है मेरे अकॉर्डिंग। कुछ केवीएल केसीएल के कुछ न्यूमेरिकल कराइए, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। देखो कुछ न्यूमेरिकल्स कराने, तो ये भी केवीएल केसीएल का एक न्यूमेरिकल ही है ना, ये भी केवीएल केसीएल का एक न्यूमेरिकल ही है ना। इतने क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास है नहीं एग्जाम में, मैं देखा जो हूं। तो फिर भी अगर आप लोग सब कहते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस करवाने तो क्वेश्चंस करवा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने बड़े न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास आ सकते हैं, है ना। 2 वोल्टेज वाले, 1 वोल्टेज वाला तो चलो आ सकता है, वैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था प्रैक्टिस, बट इतने बड़े क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है ना। तो हमें उतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम अच्छे से चला जाए, है ना। फिर भी कराने, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात वो है। पर फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अब डाउट सेशन ले लेते हैं। किसी को कोई डाउट, अभी तक हमने जो पढ़ा वहां से लेकर कुछ डाउट अगर यहां तक है तो वो बताओ। है ना, डाउट क्लास आज मेनली ये है कि आपके जो भी डाउट है, ताकि एटलीस्ट हम ये कहें कि हमारा यूनिट 1 है ना, डीसी हमारा जो है पक्का हो गया है। अभी डीसी क्या होता है तो जब हम एसी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना, कि अभी आप कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, है ना, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये सब हम एसी में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। क्लियर है सर, पावर में फेज में जितनी पावर आती है उतने ही न्यूट्रल में जाती है क्या। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेंगे, इनका क्वेश्चन है। चलिए मोहन गुजर का भी ले लेते हैं पहले, फिर आपका गौरव, आपका बताइए। मोहन जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्ते, हाँ जी बताओ। ये जो सोर्स लग रहा है ना 6 वोल्ट का इधर का है? सोर्स लग रहा है ना सर, जैसे इधर सेम डायरेक्शन में प्लस और इसको अपोजिट लगा दे तो दिक्कत आएगी सर कोई। क्या लगा दें, मतलब मैं समझा नहीं। जो ये केवीएल वाला सर्किट बन रहा है ना सर। अच्छा ये सर्किट जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ, इसमें जैसे इधर 6 वोल्ट है, ये सामने ये हाँ, इसको अगर उल्टा कर दें तो क्या होगा। उल्टा कर दे तो। हाँ ठीक है, देखो चलो इसको देखो ना, यहाँ पे देखो, देखो अभी सपोज समझने के लिए बात करना, ठीक है ना, ये देखो ये यहाँ पर कुछ वोल्ट है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है,
सपोज यहां पर मैंने कहा यहां पर है 10 वोल्ट, है ना, और ये बैटरी सपोज है 3 वोल्ट की, जी। ठीक है, ऐसी मैंने कहा, ओके सर। ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर यहां से कोई करंट यहां जा रही है, अब ये बैटरी में ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये तो समझ रहे हो। जी सर। अब जनरली हम बताते हैं कि ये बैटरी अगर 3 वोल्ट की है तो हम ये मानते हैं कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे 3 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट है। जी। यही हम मानते हैं कि और कुछ और मानते हैं, यही तो मानते हैं, यही मानते सर। है ना, बिल्कुल। मतलब इस पॉइंट का विभव 3 वोल्ट है, इस पॉइंट का विभव 0 वोल्ट है। जो तो बोलते हैं। अभी क्या हो जाएगा, अभी आप लिखोगे 10, ठीक है, 10 जी। माइनस 3/R आपने लिखा, जी। ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये, जी। ठीक है। अब हाँ। गलती से क्या हो गया, अब गलती से आपने क्या कर दिया, इसका वोल्टेज कर दिया ऐसे, ठीक है जी। अब देखो जी। यहां पर ये 10 वोल्ट है, यहां पर ये 3 वोल्ट है, यही रेजिस्टेंस आर है। जी। अब मजे की बात देखो, आप जो सिंबल ले रहे हो कौन सा ले रहे हो, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो ले रहे हो। जी। तो यहां पर क्या ले लोगे, दूसरे नंबर पे क्या सिंबल आ रहा है अब, प्लस। तो 10 ऑपोजिट। प्लस 3 डिवाइडेड बाई आर, बस ये हो जाएगा। सर इसका चिन्ह हमेशा निकलता हुआ लेते हैं ना, उसका अपोजिट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 10 वोल्ट यहां पर है, इस 10 वोल्ट का मतलब ऐसा है, जी। अब समझ जैसे गए। प्लस। हाँ। 10 वोल्ट को अगर मैं कहूंगा यहां पे बनाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा 10 वोल्ट को, ऐसे तो बनाऊंगा, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगाऊंगा, नेगेटिव वाला यहां लगाऊंगा। अब अब आप इसमें देख लो, सिंबल आपको अपनी मर्जी का लेना, नेगेटिव वाला अगर मैं लेता तो मैं क्या लिखता, -10, अगर मैं जी। यहीं पे नेगेटिव वाला लेता तो मैं लिखता -10, तो यहां पर भी मैं क्या लिखता, -3 डिवाइडेड बाई आर, तब मैं ये लिखता। तो बात दोनों से, इससे भी यही आनी थी, इससे भी बात यही आनी थी। आई बात अच्छा। समझ में, ओके सर। क्लियर है। क्लियर है सर। अब चलिए इसमें चिन्ह चाहे प्लस से लेंगे तो प्लस मानेंगे, माइनस से लेंगे तो माइनस मानेंगे। देखो, यहां से चिन्ह जो आपने लिया है, अब ये जी। मैंने इसके बिल्कुल पास वाला लिया, मतलब यहां से मैं घुसा दूसरे नंबर पे, जो मुझे साइन मिला मैंने वो लिया, तो यहां भी मैं दूसरे नंबर वाला लूंगा। यहां पर भी यही तो हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये था, यहां पर भी ये यही तो था, ये ऐसे था, 10 वोल्ट का मतलब ये ऐसे हाँ। है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 10 जी। -3/R, यहां पर कितना जाएगा, 10 + 3/R। तो बैटरी की पोलरिटी अगर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा मामला, बस, अच्छा। है ना। चलिए अगला सवाल गौरव का है कि सर पावर में, फेज में जितनी पावर आती है उतनी ही न्यूट्रल में जाती है क्या, तो देखो आ जाओ, देखो बेसिक डीसी का समझो, हमें करंट को क्या चाहिए, रिटर्न पाथ चाहिए। जैसे सपोज यहां पर एक मैंने बल्ब बनाया, ठीक है, चलिए पहले आपका कॉल मैं काट लेता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने बल्ब बनाया, तो देखो इस बल्ब में इन चीजों को भी थोड़ा सा, ये भी कंसेप्चुअल है, तो इन चीजों को भी हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां पर है मेरा फेज, है ना, यहां पर है मेरा फेज, यहां पर है मेरा न्यूट्रल, ठीक है जी। सपोज तो फेज का मतलब होता है कि यहां पर इसे घर की, चलो मैं बात कर रहा हूं ना, मैं घर की बात कर रहा हूं, हमारे घर पे फिलहाल के लिए मैं क्या बात कर रहा हूं, हमारे घर की बात कर रहा हूं। हमारे घर पे कितना आ रहा है, हमारे घर पे सपोज आ रहा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट का मतलब है कि मेरे फेज में कितना वोल्टेज है, मेरे फेज में 220 वोल्ट है, और मेरे न्यूट्रल में कितना है, मेरे न्यूट्रल में 0 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने कहा करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगी, दोनों के विभवों के बीच अंतर है ना, तभी, इसीलिए करंट हमारी क्या होगी, देखो समझ लीजिए, फेज से करंट जाती है, फेज से करंट गई, करंट बल्ब के अंदर गुजरी, बल्ब जला, और करंट रिटर्न होके वापस आ गई, है ना, करंट गुजरी और करंट वापस आ गई। बात समझ में आई यहां पर, ऐसे करंट, तो देखो जितनी करंट फेज में जाती है उतनी ही करंट लौट के वापस आती है, ठीक है। तो बाहिर सी बात हो गई, तो करंट की बात करेंगे, पावर की बात नहीं करेंगे। देखो पावर तो ये कंज्यूम कर रहा है,
अब कोई इसे पावर बोलना चाहे तो मैं पावर नहीं कहूंगा इसे, पर इतना मैं कहूंगा कि फेज से जितनी करंट जाती है, सपोज यहां से अगर 10 एम्पियर करंट जा रही है तो यहां से वापस कितनी होगी, 10 एम्पियर की करंट वापस लौट के आएगी, है ना। सर्किट देखो करंट का नेचर क्या है कि जाती है तो वापस लौट के आती है, तो 10 एम्पियर गई तो वापस लौट के आ गई, और हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करती है। मतलब बैटरी के अगर 220 वोल्ट को मुझे दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर कितना है, यहां पर 220 है, यहां पर क्या है, यहां पर जो है 0 वोल्ट है, ऐसे मैं दिखाऊंगा। तो समझ में आया फेज और न्यूट्रल का, समझ में बात आया। अब यहां पर जो फ्यूज हम लगाते हैं कहां लगाते हैं, फ्यूज हम लगाते हैं फेज वायर के आगे, है ना, ताकि अगर करंट, यहां पे क्यों नहीं लगाते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हमने फ्यूज वायर फेज में क्यों लगाया, न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाया, करंट तो सेम ही है, वही करंट तो है, करंट वो 10 एम्पियर की करंट यहां से भी जा रही है, वो इसको इस यहां यहां अगर फ्यूज लगाओगे उसको भी जलाएगी, यहां लगाओगे उसको भी जलाओगे। तो देखो फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, फ्यूज हम लगाते हैं हमारे बल्ब की सेफ्टी के लिए, है ना। अब अगर सपोज ज्यादा करंट अगर आ गई, वो क्या करेगी, पहले इस बल्ब के अंदर घुसेगी, इस बल्ब को फ्यूज करेगी, फिर आगे जाएगी। तो उससे तो अच्छा है कि हमें अपनी डिवाइस बचानी है, इसलिए फ्यूज हम कहां लगाते हैं, फेज में लगाते हैं। यहां हमने फ्यूज लगा दिया तो जैसी ज्यादा करंट आएगी ये फ्यूज चल जाएगा, करंट आगे जा ही नहीं पाएगी। आई ना बात समझ में, समझ में आई। फ्यूज लोड से पहले लगता है, बिल्कुल कारण समझ में आया कि फ्यूज, इसको लोड कह दिया हमने। हमारी भाषा में लोड का मतलब क्या होता है ना। लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है हर वो कंपोनेंट जो बिजली खाता है वो लोड है। तो बल्ब हो, हीटर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, सब क्या है, लोड है। अब इन लोड के अलग अलग नेचर हो सकते हैं कि ये प्रतिरोध वाला लोड है, कि इंडक्टर वाला लोड है, कैपेसिटर वाला लोड है, वो मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया। हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन समझ में आया कि क्यों फ्यूज जो है हमेशा लोड से पहले लगता है और फेज में लगता है, ये पॉइंट हमें पता चला, चला ना। तो ये पॉइंट तुम्हें याद भी रहना चाहिए कि फ्यूज जो है हमेशा लोड से पहले लगता है और फेज के साथ लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है यहां पर रामलाल जी का, ये कह रहे हैं सीरीज सर्किट में कुल धारा किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज या कुल प्रतिरोध पर। सर इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या यूज है सर्किट में, तो उसके लिए धैर्य रखो, एसी पढ़ेंगे वहां पर हम बताएंगे। अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाएंगे वहां पर आपका डाउट पूरा क्लियर होगा। यहां पर अभी वो नहीं है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जितना हमने पढ़ा है अभी हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया कि बताओ सीरीज सर्किट है ना, ये सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और यहां पर कोई वोल्टेज है V, यहां पर कोई वोल्टेज है V। तो बताओ ये करंट किस किस चीज पर निर्भर करेगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आप देखो इस धारा की जो वैल्यू होगी, धारा का मान क्या होगा, धारा बराबर होगा विभव अपॉन प्रतिरोध, यही तो होगा। धारा हमारा होगा विभवांतर, है ना, विभवांतर बटे प्रतिरोध, यही तो होगा धारा। अब देखिए कितना वोल्टेज है, वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2। तो करंट देखो किस किस पर निर्भर कर रही है, तो सीरीज सर्किट में करंट किस पर निर्भर कर रही है, उस वोल्टेज पर भी निर्भर कर रही है, साथ में वो दो रेजिस्टेंस है उस पर भी निर्भर कर रही है ना। सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज पर भी निर्भर कर रही है, अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, दिख रहा है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तब भी करंट ज्यादा होगा। तो सीरीज सर्किट में जो हमारी करंट है वो किस पर निर्भर कर रही है, वोल्टेज और प्रतिरोध दोनों पर निर्भर कर रही है। क्लियर बात है, पॉइंट समझ में आया ये पॉइंट। चलिए और किसी का कोई कुछ डाउट तो बताइए। रामलाल जी आपका डाउट क्लियर हुआ कि सीरीज सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पर निर्भर करती है। चलिए और किसी का कोई कुछ डाउट बताओ, कोई बोल के अपनी बात को कहना चाहता है तो वो भी कर सकता है, रेज हैंड भी कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको टाइप करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देखो
कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दोनों से निर्भर करती है, तो ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं उसका। उसका क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना कि क्या वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। हाँ रामलाल जी बताइए। रामलाल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताएं क्या क्या प्रश्न है। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ, उसमें ऑप्शन दोनों अलग अलग दे रखे, एक जैसे ए में प्रतिरोध दे रखा है, बी के अंदर वो वोल्टेज दे रखा है, तो अच्छा, दोनों में से फिर को माने? और तीसरा क्या दिया हुआ है? कुछ ये भी दिया होगा, ए और बी दोनों। नहीं, ए और बी दोनों नहीं है उसमें, ए और बी दोनों था तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर ही था तो फिर उसको मेरा। इंग्लिश में पढ़िए, कुछ लैंग्वेज, कुछ ना कुछ खेल किया हुआ होगा उसने। वो सर, वो क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में था, वो इंग्लिश में तो था नहीं वो। हाँ तो कुछ ना कुछ देखो, दिख तो हमें ये रहा है यहाँ पे, हाँ सर, ये तो सही है। है ना? तो इसके हाँ अनुसार तो वोल्टेज पे भी निर्भर कर रही है और करंट पे भी निर्भर कर रही है। अब उसने कैसा सीरीज सर्किट बोला है या क्या उसने कुछ और कंडीशन रखी है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर हम उसका ठीक जवाब दे पाएंगे, ठीक ऐसे नहीं दे पाएंगे। ठीक और है सर। जनरली मैं पता क्या करते हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ सर। आज के समय में क्वेश्चन बनाते ही इंग्लिश में है, उसको गूगल हिंदी इनपुट में डालते हैं और उसका कन्वर्जन कर लेते हैं, उसको हिंदी में लिख लेते हैं। तो कभी भी जो क्वेश्चन लिखा रहेगा इंग्लिश वाले को आप सही मानिएगा, हिंदी वाले को नहीं मानिएगा। कभी भी जैसे कंफ्यूजन होता है ना किसी क्वेश्चन में, तो उसको इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, हाँ सर। है ना? तो ये कांड इसका हुआ होगा जो आप कह रहे हैं ना, वो पूरी भाषा ही जो बदल गई, अर्थ का हाँ अनर्थ कर देता है गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है सर, इंग्लिश में मिलेगा ना, फिर मैं देखूंगा उसको फिर कैसे। हाँ इंग्लिश में मिलिएगा, देखिएगा तब आपको पता चलेगा, है ना? चलिए ठीक है सर। एक सेकंड, है ना, अभी चंद्रपाल जी का ले लेते हैं पहले। हाँ चंद्रपाल जी बताइए, बताइए चंद्रपाल जी। विद्यासागर कह रहे हैं कि कलर कोडिंग में टॉलरेंस प्लस माइनस 20% डालना जरूरी है क्या? ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शंस में अगर दिया हुआ है तो डाल देना, नहीं दिया हुआ है तो नहीं डालना। सर हाँ मैं विद्यासागर जी बताइए। चंद्रपाल बोल रहा हूँ सर। मैं है? चंद्रपाल बोल रहा हूँ सर। हाँ चंद्रपाल जी बताइए। सर मैं कह रहा था, क्योंकि हम अदर ब्रांच से हैं, तो एक बार हमारे को बेसिक जो सर्किट होता है घरों में हमारे, हाँ कैसे वोल्टेज आती है, कैसे हमारा बल्ब ग्लो करता है फैन में, एक बार पैरेलल वाला एक सर्किट बना के थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, ताकि हमारे को अंदाजा लग सके कि अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है। चलिए बहुत ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक आपका लेते ठीक। हैं। दूसरा किसी का क्वेश्चन, एक और रेज हैंड था किसी का, जय श्री राम जी का था। हाँ जय श्री राम जी बताइए। जय श्री राम जी बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि कल जैसे आपने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का आर था और जो बिल्कुल। जो बाहर लोड रेजिस्टेंस भी हाँ आर हाँ था, हाँ सॉरी हाँ वाई वाई था। हाँ तो हाँ। आप उसमें सर श्योर कर दीजिए कि हाई बैटरी से हाईएस्ट करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें क्या संबंध रहेगा? क्या संबंध रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हम एक थ्योरम पढ़ते हैं डीसी जी सर्किट में, वो होती जी सर। है ना? चलो मैं आपको, अब क्या इन्होंने बात कर दी है तो चलो मैं इसको बताता हूं। हालांकि ये भी टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अब क्वेश्चन आया है तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना? देखो ये, चलिए आपको मैं पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, फिर जो है फिर हम जो है दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है? देखिए ये सपोज यहां पर ये एक 10 वोल्ट का वोल्ट, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? इस बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट, ठीक है, समझने के लिए। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज 4 ओम, ठीक है। अब हमको लोड में, हम लोड में कितना रेजिस्टेंस लगाएं, है ना? अब हम इस लोड में कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि इस लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आए। समझ में बात आई कि हमें इस लोड रेजिस्टेंस, इसे हमने बोला ये लोड रेजिस्टेंस है, इसका क्या मान हो कि इसके अक्रॉस क्या हो, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर आए। तो देखो
सपोज अगर वो करंट आई है तो लोड के अक्रॉस जो पावर होगी वो क्या होगी, वो पावर होगी आई स्क्वायर इंटू आर एल होगी वो पावर। तो अब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एक थ्योरम होती है हमारे पास, मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक क्वेश्चन आया है तो मुझे अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एमपीटी। एमपीटी का मतलब है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर थ्योरम, प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 सवाल बड़े बेसिक हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगती कहां पर है, तो वो लगती है जब हमें लोड रेजिस्टेंस का मान प्राप्त करना हो, उसके लिए लगती है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलती है जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो मेरी लोड के अक्रॉस जो पावर आती है ये मैक्सिमम आती है। मतलब अगर आर एल की वैल्यू 4 ओम होगी तो आप देखोगे ये जो पावर आएगी ये मैक्सिमम आएगी। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है। तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, आर एल की वैल्यू पहले हम मानते हैं 1 ओम रख के देखते हैं ये पावर कितनी आ रही है। तो देखो करंट कितनी आ जाएगी इस केस में, 10/4 और 1 5, कितना आ गया, 2 एम्पियर की करंट आ गई। तो पावर कितनी आ जाएगी, लोड के अक्रॉस पावर कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर बोले तो कितना हो गया, 4 × 1 तो कितनी आ गई, 4 वॉट आ गई। ठीक है जी, जब हमने कितना रखा, 1 ओम रखा। अब ऐसा करते हैं, आर एल की वैल्यू 6 ओम रख के देखते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, करके देखो। 6 ओम मैंने रखी तो करंट कितनी आ जाएगी, करंट आ जाएगी 10/10। तो कितनी आ गई करंट, 1 एम्पियर की करंट आ गई। 6 + 4 10/10। पावर कितनी आ जाएगी इस केस में, आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, और आर एल कितना हो गया, 6 वॉट की पावर आ गई। ठीक है ना। तो हमने 4 ओम से ज्यादा भी रख के देख लिया, 4 ओम से कम भी रख के देख लिया। अब 4 ओम रख के देखते हैं पावर कितनी आती है। ये मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलती है कि जब लोड का रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो उस समय हमारे लोड पे मैक्सिमम पावर आती है। तो इसको करके देखें। जब मैंने आरएल की वैल्यू ये रखी तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी 10/8। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 10/4 + 4 8। तो जो पावर आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको रख लेते हैं 5/4 लिख लूं मैं, तो 5/4 का स्क्वायर गुणा कितना, 4। तो देखो कितना आ गया, यहां से जो पीएल जो आ गया 25 गुणा 25/4 आ जाएगा ना। 4 का स्क्वायर 16, 4 यहां से कट गया तो कितना आ गया, आप देखो ये पीएल कितनी आ गई इस केस में, 8 कितना हो गया, 6 चक्कू 24, तो 6.25 वॉट आई। तो देखो ये मैक्सिमम पावर आई लोड के अक्रॉस। जब हमने 1 ओम करके देखा तो 4 वॉट आई, 6 ओम करके देखा तो 6 वॉट आई, और जब हमने ये वाला फंडा लगा के देखा तो कितनी आई, 6.25 वॉट आई। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछता हमेशा, इसकी नहीं पूछता। हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है मेरी लोड के अक्रॉस लगती है, कभी भी सोर्स के अक्रॉस नहीं लगती। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मेरा लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आती है। या सेल के केस में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेल है, तो सेल का ये क्या है, ये सेल का ईएमएफ हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। ये क्या हो गया सेल का, ये सेल का जो है, यहां पर सेल से क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ये सेल हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया है। और ये क्या हो गया, ये हो गया है हमारा लोड। तो जब लोड रेजिस्टेंस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तो उस समय हमारे सेल हमारा मैक्सिमम पावर देता है।
इस पॉइंट को तुम ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आई? बताइए, क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया कि जब हमारे सेल जो लोड हमने जो लगाया है वो लोड आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, तो उस समय पे हमारा सेल मैक्सिमम पावर देगा, है ना। लिख लो इस पॉइंट को, चलिए, है ना। सेल के केस में से लिख सकते हैं, सिलेबस में नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। क्या कहेंगे? जब लोड रेजिस्टेंस, जब लोड रेजिस्टेंस, है ना, जब लोड रेजिस्टेंस सेल के आंतरिक प्रतिरोध, एक चीज और मैं आपको पढ़ाऊंगा, चलो इसके बाद ना, वो पॉइंट बहुत जगह आता है और आपको रियल लाइफ में आप उसको लिंक भी करोगे। जब लोड रेजिस्टेंस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तो हमारा क्या, सेल मैक्सिमम पावर देता है। उस समय पे क्या होता है, सेल हमारा क्या करता है, सेल हमारा मैक्सिमम पावर देता है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपके सिलेबस में होती तो मैं इसको पढ़ाता, तो सिलेबस में थी नहीं तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। दूसरी चीज बताओ, हमारा कोई भी मशीन है, इसको आप अलग अलग ब्रांच से मत लेना, बताओ हम बाजार में गए कोई मशीन लेने, है ना, तो आप मशीन को किस चीज पे लाओगे, मतलब उसका क्या देखोगे आप, उसका आप देखोगे कि उसका पावर आउटपुट कितना है, या आप उसको देखोगे उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी दक्षता कितनी है, बताओ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बाजार में गए, आपने कहा भाई मुझे जो है एक मशीन दे दे, तो आप उस मशीन को लाते समय, खरीदते समय क्या देखोगे कि उस मशीन का अधिकतम पावर आउटपुट कितना है ना। आप क्या देखोगे, उस मशीन का अधिकतम पावर आउटपुट कितना है, या उस मशीन की दक्षता, जिसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, कितनी है। क्या चीज देखोगे आप बाजार में जाओगे जब खरीदने, तो क्या देखोगे, है ना, या किस चीज पे मशीन को चलाओगे, मशीन को आप अधिकतम पावर आउटपुट पे चलाओगे या उसकी जहां पर उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वहां पर चलाओगे। तो देखो, हम बाजार में गए, हम बाजार से एक जनरेटर लाए, है ना, हम एक बाजार से जनरेटर लाए, ये जनरेटर था सपोज कितने, 10 वोल्ट का जनरेटर है सपोज, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम है। अब आपने क्या करा, अब आपने जो है इसके यहां पर लोड कितने का लगा दिया, अगर आपको इससे मैक्सिमम पावर आउटपुट लेना है ना, तो कितने का लोड लगा दिया आपने, 2 ओम का लोड आपने लगा दिया, ठीक है जी। अब देखो, चलो अब यहां पर सपोज इसको क्या कर लेते हैं, इसको अब यहां पर आप देखो, तो इस केस में हमारी करंट कितनी आ जाएगी, करंट आ जाएगी हमारी 10/4, बोले तो कितनी आ गई, 5/2 एम्पियर हमारी करंट आ गई। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में कितनी पावर मिली आपको, I²R, इसके क्रॉस वाली निकाल लो, 5/2 का स्क्वायर इंटू आर आपने कर दिया, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो यहां से कौन सी पावर आई, 10 वोल्ट था और करंट कितनी थी, तो इनपुट पावर ये हो गई कि वोल्टेज गुणा करंट 10 गुणा 5/2। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, काटना, तो इस केस में दक्षता कितनी आती है, इस केस में दक्षता आती है 50%। तो समझो इस बात को, अगर हमने कोई मशीन को इस काम पे लगाया कि उससे जो है मैं मैक्सिमम आउटपुट लूं, अगर मैंने कोई मशीन को इसलिए उस पे लगाया कि उससे जो है मैं मैक्सिमम आउटपुट लूं, तो जो मेरी एफिशिएंसी होगी वो 50% हो जाएगी। सेम यही है, अगर आपने सोचा कि एक दिन में अपने दिमाग से सारा काम ले लूं, एक दिन में मैं सारा पढ़ लूं, तो आप पढ़ तो लोगे लेकिन कितना याद रख पाओगे, केवल आधा याद रख पाओगे। तो देखो, इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना सुंदर कंसेप्ट हमें सिखाता है कि हमें हमेशा किस चीज पे काम करना है, हमें दक्षता पे काम करना है कि हमारे समझ में कितना आ रहा है हमें उतना पढ़ना है
ये नहीं कि एक दिन में मुझे 10 पन्ने पढ़ने हैं। तो क्या होगा, अगर आप एक दिन में 10 पन्ने पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो केवल आपको 5 पन्ने समझ में आएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप 2 दिन 5-5 पन्ने पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है। तो समझ में आया। कोई भी मशीन, ये इंजीनियरिंग में चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर दे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर दे, वो हमेशा दक्षता के आधार पर चलाई जाती है, कभी भी इस आधार पर नहीं चलाई जाती कि वो मैक्सिमम कितना पावर आउटपुट दे दे। जैसे हमारी गाड़ी है, तो आपने देखा होगा जब भी हम गाड़ी को एक स्पीड से ज्यादा चलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो तेल ज्यादा लेती है। कारण क्या है उसका, अब जो है हमने क्या करा, उससे मैक्सिमम पावर आउटपुट लेने की हमने कोशिश करी, इसलिए हमारा एवरेज बिगड़ जाता है। अगर हम किसी गाड़ी को इकोनॉमिकल मोड में चलाएं, है ना, जो टॉर्क जनरली जो रहता है हमारा, है ना, टॉर्क अगर हम जो है 1.5 से 2 के बीच अगर हम गाड़ी का टॉर्क रखेंगे तो हमारा एवरेज गाड़ी का बहुत अच्छा आता है। गाड़ी की बात कर रहा हूं, 4 व्हीलर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। 2 व्हीलर में एक स्पीड का रेंज रहता है, अगर आप देखोगे गाड़ियों में लिखा रहता है कि यहां से यहां तक चलाओ, इकोनॉमी है, मतलब वहां पे एफिशिएंसी अच्छी आती है, तेल का एवरेज अच्छा आता है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा पे चलाओगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। चलेगी गाड़ी मना नहीं करेगी, आपकी गाड़ी 120 चलेगी, लेकिन आपके एवरेज की कर देगी वो ऐसी तैसी। तो ये सब फंडे रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है, बताइए। और किसी का कुछ डाउट? एक जो है चंद्रपाल जी का था कि घर का जो है सर्किट बताइए, वो मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि हमारे घर में क्या आता है बताइए, हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो जब हम एसी पढ़ेंगे वहां पर मैं उसे बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा चंद्रपाल जी, है ना। आज की क्लास में उसे नहीं लेंगे, एसी में मैंने पढ़ाना है, बताना है वो आपको, तो उसको हम वहां पे ले लेंगे, ठीक है। और किसी के कोई कुछ डाउट बताइए, कुछ डाउट किसी का, कोई और कुछ डाउट किसी का हो तो बताइए। क्लियर है ना, डाउट बताइए, डीसी से रिलेटेड कोई डाउट। देखो फील आना चाहिए आपको, है ना, भले आप किसी और ब्रांच के हैं, आपको फील आना चाहिए, पता चलना चाहिए। फंडे सबके एक जैसे होते हैं। देखो यहां पर हमने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिकल से लिंक कर दिया, है ना, फीटर ट्रेड को कहा हमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से लिंक कर दिया, तो ये बात हो गई है बस। अच्छा चलिए, और कोई क्वेश्चंस किसी के, कुछ डाउट किसी के, कोई क्वेरी किसी के, बताइए। कुछ किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग जो है क्लास को एंड करते हैं। बताइएगा। रेज हैंड करके कुछ फीडबैक हो, कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ये डाउट क्लास हमारी है ना। इलेक्ट्रिकल कितने लेक्चर में होगा, तो देखो वही इस पर निर्भर करता है आपको किस तरह पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा जो है 30 लेक्चर में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट उतना पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है। बेसिक में ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि बेसिक ये आपका बेसिक इंसुलेटर सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन को भी कवर करता है, हालांकि उसको भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, पर जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर मुझे लगेगा जहां पर टाइम देना है वहां पर टाइम देंगे और अच्छे से करेंगे। 30 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, 30 से 35 लेक्चर में। हाँ जय श्री राम जी, बताइए। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, बताएं। सर एक क्वेश्चन में मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिकल केतली की पावर कितनी होती है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल केटल की पावर कितनी होती है, तो कितनी होती है, उसमें कुछ 3000 वोल्ट देखो लिखा था। जहां पर भी केतली गर्म कैसे करती है, वो केतली कुछ पता है उसके बारे में, उसके बारे में। केतली सपोज वो ऐसे केतली होती है, ठीक है, मेरी ड्राइंग में मत जाना, भावनाओं को केवल समझना। उसमें क्या होता है, उसमें नीचे जो है हमारा एलिमेंट लगा होता है ना, ये एलिमेंट गर्म होता है। तो जहां पर भी हीटिंग की बात होगी, खासकर गर्म करने वाली बात, जैसे इसका एग्जांपल कौन हो गया, केतली हो गया, इंडक्शन हो गया, गीजर हो गया, ये सब क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना। तो इनकी रेटिंग आप मान के चलिए कि 1000 वॉट से तो ज्यादा ही होगी,
जी है ना। तो केतली 1000 वॉट की भी आती है, 1500 वॉट की भी आती है, 2000 वॉट की भी आती है। ये इसकी न्यूनतम रेटिंग मैंने बोली कि 1000 वॉट की तो होगी ही होगी, हम्म। है ना। लेकिन उस इक्वेशन में सर 3000 वोट जो है ना उसको करेक्ट माना गया था, लेकिन 3000 वोट की कोई इतनी आती नहीं है सर कोई भी ऐसी। वही उसमें ऑप्शंस को देख के आपको करना पड़ेगा। उसमें अगर 1000 भी ऑप्शन है, 3000 भी ऑप्शन है, तो फिर डाउटफुल है। बट अगर सारे ऑप्शन सपोज एक एक है 100 वॉट, एक है 50 वॉट, एक है 30 वॉट और एक है 3000 वॉट, तो फिर तो 3000 वॉट सही है जी ना। हाँ। हाँ सर फिर तो सही हमें रहेगा। ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उसकी रेटिंग ज्यादा होती है, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो उसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी, बस इस अकॉर्डिंग देख लीजिए। जी सर। आती होंगी 3000 वॉट वाली भी, इंस्टेंट वाली आती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती होंगी। वो बड़ी 5 लीटर वाली होगी कैटल वो, जी सर। है ना। तो मेन फंडा क्या है कि ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे देखना पड़ेगा। जैसे गीजर है, तो गीजर किस रेटिंग के आते हैं? जी सर हाँ, तो ये मिनिमम 1500 2000 वोट से कम 1500 नहीं होता। 2000 वॉट के आते हैं। और जो अब आपने मैंने गीजर बोला, देखो अब एक स्टैंड गीजर भी होता है जो हम लोग किचन में लगाते हैं, जी वो 3000 हाँ। वॉट का होता है वो तो, हाँ जी है बिल्कुल। ना। तो समझ इंस्टेंट गए। होगा। ऑप्शन देख के हम देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर कौन कौन से ऑप्शन है। अगर 3 ऑप्शन 1000 से ऊपर है, फिर तो गड़बड़ी है भाई, जी सर थैंक यू सर, थैंक यू। है ना। जी समझ में समझ में बात आया। आई। तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी हमको कई बार एग्जाम में यूज करना है। ऐसे ही चाहिए सर, समझ आ रहा है, ज्यादा जल्दी नहीं है। हाँ तो एग्जाम देखो, टारगेट ये है इलेक्ट्रिकल से 30 क्वेश्चन है, तो 28 से 29 क्वेश्चन सबके बनने चाहिए, है ना। तो थोड़ा धैर्य उसके लिए रखना पड़ेगा, और धैर्य समय आपके पास बहुत है, तो धैर्य भी आप लोगों को थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखो सिलेबस निपटाना नहीं है, सिलेबस को समझना है हमें, और ये समझना है कि ये सब जो ज्ञान है आपके काम भी आए आगे, जब आप आईटीआई में ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन के जाओ तो इस ज्ञान का प्रयोग भी कर सको, है ना। सर सर डीसी थ्योरी में जूल का हीटिंग रूल्स भी आता है सर, वो थोड़ा बिल्कुल बता जूल का दो। हीटिंग रूल भी आता है, वो अभी नहीं बताया, आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। जी जी। डीसी थ्योरी है ना सर, इस वजह सेट पे पूछा मैंने। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपका वो कितनी हीट देगा, तो वो हीट कितनी होती है, वो हीट जो है आई स्क्वायर आर टी होती है, अगर आपको उसको जूल में निकालना हो, ऐसे कुछ निकालना हो, है ना। तो जितना सिलेबस में देखो, इतना आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होते, इसलिए आपको कर पा रहे हो इसको, है जी ना। जी सर। और बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के नहीं है, तो हमें उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस, जी जी सर। है ना। सिलेबस तो बहुत है। अब आप कहोगे कि सिलेबस में तो मैंने जो है कई सारी चीजें नहीं बताई। रेजिस्टेंस में सिमिलैरिटीज वाले आते हैं, 3D वाले आते हैं, क्यूब का रेजिस्टेंस आता है वो भी नहीं पढ़ाया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले आते हैं वो भी नहीं पढ़ाया। तो जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाया, हाँ सर है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत है, अगर सिलेबस पूछने लगूं तो मैं पता नहीं कितने हाँ क्वेश्चन तो पूछ। जितना जहां देखो, जितना सिलेबस में लिखा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। जी हाँ वो वो आपको कवर पता हो। कैसे चलेगा? कोई भी पुराना पेपर उठा के आप देखिएगा कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है डीसी थ्योरी का कि जो क्लास में छूटा है ना। जी सर। तो वो आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे बेसिक लेवल का पेपर हो चाहे एडवांस लेवल का पेपर हो। जी जी अब जैसे सेल एंड बैटरी है, तो सेल एंड बैटरी में हमें सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है सेल एंड बैटरी, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसमें जो डिफेक्ट होते हैं उसकी क्या रेमेडी है, तो हमें पूरा पढ़ना है, उसको हम कुछ नहीं छोड़ सकते उसमें। उसमें हमें सारे जो प्राइमरी सेल हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, प्राथमिक सेल जितने द्वितीयक सेल हैं सब पढ़ने पड़ेंगे, हर किसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाँ है ना। सर वो काफी उसमें मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से। क्या कह रहे हैं? एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बैटरी से हाँ ही तो आते वो हैं सर। अभी है ना, वो एक टॉपिक है, उसको होगा वो, जी सर जी। है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि जितना सिलेबस में लिखा है, जहां वो जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे केवीएल केसीएल से आज की क्लास में मैंने आपको नोडल और मेश के बारे में बताया, तो क्योंकि वो हाँ हाँ केवीएल केसीएल का पार्ट है, अगर वहां से भी क्वेश्चन बन जाए तो एटलीस्ट आप वहां से भी कर लो, है ना। सही है सर। कहां हाँ से जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जैसा क्वेश्चन बन सकता है, पूरी कोशिश रहेगी। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। अब इतने समय से पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा अनुभव हो जाता है, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं ना। चलिए ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो वो जो है अपनी बात रख सकता है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बताइए। ठीक है, चंद्रपाल कह रहे हैं सर अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और पिछले जो है 10 से 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 2017 से जो है यहाँ का एक पीएसयू है, वहां पर एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले प्राइवेट कंपनी में था। 4 साल मैंने भी शिफ्ट की नौकरी करी है और शिफ्ट की नौकरी सबसे अच्छी होती है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। अपनी नाइट शिफ्ट लगवा दो, नाइट शिफ्ट में जाके जो है जो 10 घंटे का काम है उसे 4 घंटे में खत्म कर दो, बाकी 6 घंटे सो जाओ। उसके बाद जब कमरे पे आओ तो अपना पढ़ो आराम से, है ना। तो शिफ्ट की नौकरी तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी होती है, मेरा ये मानना है ना। 2013 से 2017 तक मैं प्राइवेट में था और सुबह ऐसा नहीं कह सकते कि कोई 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे तो केवल जाने आने में लगता है ना, कंपनी के अंदर। उसके अलावा 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, आधा घंटा लंच वो भी जोड़ लो तो पूरा 12 घंटा हो जाता है ना। कमरे से अगर सुबह 6 बजे निकलो तो मैं कमरे पे शायद 4 या 4:30 बजे पहुंचता था। तो फिर समय निकालना पड़ता है ना। आपको सोचना पड़ता है, या तो आप जहां हो वहां खुश रहो या फिर मेहनत करो, दो ही चीजें हैं। तो मैं जहां था वहां मैं खुश नहीं था, इसलिए मैंने मेहनत करी, इसलिए अब आ गए। कौन सा पीएसयू है? बस पीएसयू है, बिजली विभाग का है। इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके लिए। एक यूजीएल लिमिटेड है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से बिजली बनाते हैं, उसमें हूं। सर आपके आइडिया है क्या एग्जाम में आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की कितनी कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है अप्रोक्स? देखो आज की डेट में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है ना वो इंजीनियर लोग हैं और डिप्लोमा वाले हैं। आईटीआई वाले तब भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो कोई छोटी सी भी नौकरी ना वो कर दे रहा है ना। वो फीटर की है चाहे इलेक्ट्रिशियन की, वो कर दे रहा है। तो जो मुझे लगता है इन 6000 में से लगभग लगभग जो है 1500 के करीबन तो बीटेक वाले होंगे और 1500 के करीबन जो है आपके डिप्लोमा वाले होंगे और 3000 के करीबन जो है आईटीआई वाले होंगे। और इस पेपर में इस बार जो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी है, जो मुझे लगता है कि कारण क्या है वो ज्यादा मेहनत करने का, वो कारण ये है कि इस बार जो है बीटेक वाले भी एलिजिबल हो गए हैं और साथ में इंटरव्यू हट गया है। इतना तो तुम श्योर मान लो इस एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी अगर पहले जैसे पेपर आ गए। अगर पहले जैसे पेपर आ गए तो कुछ कैटेगरी को छोड़ के, फीमेल को थोड़ा सा छोड़ के और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को छोड़ के, अदरवाइज इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। बहुत हाई, बहुत हाई का मतलब 130 के करीबन तक जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। हाँ, और सर टीचिंग एक्सपीरियंस वाले को प्लस पॉइंट भी है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं क्या जिसका टीचिंग का एक्सपीरियंस है? क्योंकि वो लोग बुक से ज्यादा जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा खैर नहीं होगा। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, जो थोड़ा सा जो मेरे को बेसिक डिफरेंस लगता है बीटेक की पढ़ाई में और आईटीआई की पढ़ाई में, आईटीआई की पढ़ाई में कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता है और बीटेक की पढ़ाई में बच्चा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को भूल जाता है। तो जो बीटेक वाला बच्चा कम स्कोर कर सकता है उसका कारण यह है कि उसके बेसिक थोड़ा हिले हुए रहते हैं और आईटीआई वाले लड़के के बेसिक हिले हुए नहीं रहते और पेपर बहुत बेसिक आता है। बेसिक मतलब, बेसिक का मतलब ये नहीं कि हल्का लेवल का, बेसिक मतलब कि बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए कि करंट उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है ना। धारा प्रवाह होने के लिए क्लोज लूप होना चाहिए। ऐसे बेसिक्स जो लगते तो बहुत छोटे हैं कि यार क्या छोटी छोटी बात बता रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप जो है थोड़ा सा उनसे लीड कर सकते हो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो केवीएल केसीएल में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेगा बड़े बड़े। अब न्यूमेरिकल्स तो आने नहीं है पेपर में, है ना। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में कहूं तो बिल्कुल नहीं आने हैं पेपर में। लेकिन तो पेपर को टफ और इजी बनाता है बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इजीली अच्छा कर सकते हो। अगर बेसिक थोड़ा हिले हुए हैं तो फिर गड़बड़ है ना। और जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये अगर आप देखोगे तो हमारा 11वीं 12वीं की जो भौतिक विज्ञान है वो हम पढ़ रहे हैं।
इस वजह से जो है सर जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कराकर रिवीजन स्टार्ट कर दो, इससे अच्छा स्कोर बनेगा। तो देखो मैं मनमोहन, आप फिर चीजों को मिस कर रहे हो। आपको ये कहना चाहिए कि सर आप ऐसा कराइए जनवरी फरवरी तक कि हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो जाए और हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि हम लोग जो है क्वेश्चंस करना चालू करें। अभी आपको क्या होना चाहिए, अभी आपका फोकस होना चाहिए सर आपने डीसी पढ़ाया, मैंने डीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, तो मेरे से ना अभी 10 में से 8 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, 2 नहीं बन पा रहे हैं। आपका फोकस अभी ऐसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर डीसी हो गया अब एसी करवाओ, उसके बाद सेल एंड बैटरी कराओ, उसके बाद ट्रांसफार्मर कराओ और सिलेबस फिनिश। ऐसा सिलेबस फिनिश करके कोई फायदा नहीं है। सिलेबस ऐसा फिनिश करना है। देखो हम यहां पर, देखिए आपने एक फी पे करी है इसके लिए, फिर हमारी ये फीस आपने किस चीज के लिए पे करी है, आपने ये फी पेश करी है पढ़ाने के लिए नहीं, आपका एग्जाम निकलवाने के लिए। तो उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद जो नीति हमें अपनानी होगी वो नीति हम अपनाएंगे। हमारा मोटिव आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल का विशेषज्ञ बनाना नहीं है, मेरा मोटिव है आपका एग्जाम निकलना चाहिए बस। इस अप्रोच के साथ जो है सारी फैकल्टी पूरी टीम काम कर रही है और हमारा मेन ध्येय भी यही है कि आपका एग्जाम कैसे निकले, इस चीज पर हम फोकस करेंगे। सिवाय इसके कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस फिनिश कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आने वाले अगले जो है 1 महीने के अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ऐसे हमारा यूनिट 5 की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है आपके पास, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने कर दी है। अब क्या बचा है, कंप्यूटर बचा है और इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, केवल रेक्टिफायर्स हैं, 3 रेक्टिफायर होते हैं, 1 दिन में पढ़ाना है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास में खत्म। लेकिन नहीं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब कराना है ना। क्वेश्चन बनना चाहिए ना आपका, और समझ में भी आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए। तो ऐसा मतलब ये हड़बड़ी मत करना कि सिलेबस कब फिनिश होगा, कब फिनिश होगा, कब फिनिश होगा, अभी तो बहुत लंबा समय है। अगर हमने जनवरी तक आपका सिलेबस फिनिश कर दिया मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो जनवरी के बाद क्लास ही नहीं लेनी पड़ेगी। आपसे अच्छा तो मेरे लिए है, आप मुझे कुछ कह भी नहीं पाओगे। कह पाओगे कुछ, मैं आपका जब सिलेबस फिनिश करा दूंगा एक दिन आप कह पाओगे मेरे से कुछ कि सर आप पढ़ा नहीं रहे, अरे भाई सिलेबस फिनिश हो गया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग जनवरी फरवरी के बीच तक सिलेबस फिनिश करा देंगे, मार्च अप्रैल मई रिवीजन करेंगे और जून का टाइम पूरा का पूरा आपको देंगे कि आप जो है अब हमने अपना काम कर लिया है, अब आप सेल्फ स्टडी करिए। कहीं पर कोई डाउट है तो कोई डाउट क्लास ले लेते हैं, या फिर आप लोग जो है अपना जो भी इंडिविजुअल डाउट है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोशिश हम लोग करेंगे। और किसी की कोई कुछ क्वेरी बताइए। है ना, तो ये अप्रोच है। एक सेकंड, अच्छा ठीक है। और इसके बाद जो है जस्ट आपकी मैकेनिकल की क्लास होनी है, तो एक इंफॉर्मेशन है कि मैकेनिकल की क्लास सर के यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इशू है, तो शायद वो क्लास स्टार्ट कर रहे थे, क्लास वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आज जो है मैकेनिकल की क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी 8 बजे से 9 बजे सिविल इंजीनियरिंग की होगी। मैकेनिकल की क्लास आज जो है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ नेटवर्क का कुछ एरर है सर के यहाँ पे, तो आज की क्लास नहीं हो पाएगी। लॉस ना हो तो उसको रिकॉर्डेड करा के अपलोड कर देंगे हालांकि, है ना। कल से फिर आपकी जो है लाइव क्लास मैकेनिकल की शुरू हो जाएगी, आज आपकी मैकेनिकल की क्लास नहीं होगी। हाँ संदीप जी बताइए, संदीप जी बताइए, आवाज आ रही है आपको? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ मैं ये बोल रहा था सर, देखो हमें पूरा विश्वास है आप पे, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जी और हमने बुक्स को साइड में रखी है, इसी के नोट्स बना रहे हैं। बिल्कुल इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल हो तो हमें बताते रहिएगा सर, कुछ भी बीच में हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल देखो, भरोसा सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है, भरोसा, है ना। अब जी सर। किताबें, ऐसा नहीं कि किताबों में ज्ञान नहीं, किताबों में बहुत ज्ञान होता है ना, पर कितना ज्ञान मेरे को चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए, ये एक टीचर से ज्यादा नहीं
कोई बेहतर नहीं बता सकता। जी सर, इसीलिए हमने बुक्स वगैरह साइड में रख दी है। अब हमारे लिए बुक्स और वो जो है वो यही है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप क्लास अटेंड करते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, और साथ में मैं और बताऊं आपको, टेस्ट भी देते हैं, है ना। टेस्ट आप देखोगे तो कितने सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने, और टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा है मैंने जानबूझ के। अच्छा सर, वो जो टेस्ट है वो उसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं रखा ना कि कुछ नहीं, इसके बाद आपकी फिर? जब मर्जी है, जब आपके पास समय हो आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, टेस्ट दो, जी जी ठीक, है वही ना। मैं जानना हर चाह रहा हर उसके टेस्ट डाले हुए हैं, टेस्ट दो। टेस्ट था। से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, जी सर जी। है ना। अभी तो उसके अटेम्प्ट कम है, अब धीरे धीरे उसके मैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दूंगा हर पेपर के, अभी फिलहाल कम करे हुए हैं, है जी ना। सर, थैंक यू सो मच। उसमें क्या, उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट करने में बस एक नुकसान होता है कि रैंक का पता नहीं चलता आपको, अदरवाइज आपको अपनी रैंक का पता चल जाता है अगर एक अटेम्प्ट रखते हैं, है ना। एक अटेम्प्ट अगर जी रखेंगे पेपर का तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे बैच में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं आपकी रैंक कितनी है, एवरेज स्कोर कितना है, ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है ना। जी। टेस्ट तो में सर री उसमें अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल अभी बंद किया हुआ है। टेस्ट सीरीज में और लेक्चर में क्वेश्चंस का के जैसे हैं या अलग हैं, ये आप लोग देखो बताओ। हैं तो पढ़ाया हुआ सारा थ्योरी से, बाहर कुछ नहीं है। 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है जो बाहर का है, वो बिल्कुल रखना पड़ता है ना, ताकि किसी लड़के के पूरे नंबर आ जाए तो फिर वो थोड़ा सा, है ना। मतलब हमें पता है कि कहां तक जो है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं देखो जिनके जो क्लास में भी छूट जाते हैं टीचर से पढ़ाने, तो टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं वो कवर हो जाते हैं, है ना। और टेस्ट सीरीज में अगर कोई क्वेश्चंस है आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा, ये कैसे होगा, डाउट आ रहा है, हालांकि सॉल्यूशन भी उसका नीचे दिया हुआ है, फिर भी आप जो है उसको पूछिए क्लास में, है ना। कोई भी क्वेश्चन जो लगता है आपको, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उसे क्लास में पूछिए, क्योंकि क्लास में जब आप आते हैं तो कई बार क्लास में वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है तो उससे एक लड़के का डाउट होता है, सबका भला हो जाता है, सबको डाउट क्लियर हो जाता है ना। और बताइए, और किसी का कुछ डाउट, कुछ क्वेरी। इतना अच्छा इंटरफेस है ऐप का, देखो आप बोल के या टाइप करके, है ना। अदरवाइज आज के समय में एप्लीकेशंस कैसे हैं मैं आपको बताऊं, कि YouTube पे चला रहे हैं, YouTube का ऐप के अंदर वो जैसा YouTube पे चलता है ना, सेम वैसा चल रहा है, बस आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट भी 1 मिनट बाद दिखाई देता है। यहां पे अगर आप कमेंट कर रहे हो तो विद इन वो आपको विद इन सेकंड्स में दिखाई देता है, लैग कुछ नहीं है। हाँ हरीश प्रजापति जी, कैसे हैं आप? हरीश जी कैसे हैं आप? हेलो। हाँ बताइए हरीश जी। नमस्कार हाँ नमस्ते, हाँ जी बताएं। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब है वो क्लास में ले नहीं पाया सर। हाँ हाँ कोई नहीं, अभी ऐप में होंगी, दोबारा से होंगी। अभी हमने केवल उसमें लॉजिक गेट और हमारा जो है क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम खत्म किया है, तो यहाँ दोबारा से कराया जाएगा, अच्छा अच्छा। है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार देख लीजिए, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा यहाँ तो लाइव क्लास में करवाया ही जाएगा वो। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी क्या है, यहाँ घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो तो टाइम पे ले ही नहीं पाते हैं सर क्लास। हाँ नहीं, साइड पे देखो तब भी आपका मानना पड़ेगा, आपकी साउंड से लग रहा है कि आप साइड में हैं, तो डेडिकेशन है आपका, ये मानना पड़ेगा, एटलीस्ट मतलब कोशिश तो कर रहे हो, हाँ वो तो है ना। है अच्छी सर। बात है, देखो ऐसा हो सकता है कि कोई इस एग्जाम को निकालने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं, अगर आप डेली 2 से 3 घंटा दे रहे हैं अगले 6 महीने तक, तो आप ये एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। अब 2 से 3 घंटा कैसे दे सकते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, रात को थोड़ा लेट सो, 1 घंटा वहां निकालो, 1 घंटा यहाँ निकालो, आराम से एग्जाम निकाल लोगे। नहीं सर, वो क्या है, वो मैकेनिकल की या सिविल इनकी भी क्लास छूट गई थी, जो सिविल की इनको ले रहा हूँ रात को 12 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर सुबह जल्दी उठ के उसके नोट्स वगैरह बनाना। हाँ चंद्रपाल कह रहे हैं सर ड्यूटी टाइम में मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो हर कोई ऐसा करता है, मैं खुद ऐसा करता था। मैंने
गेट की तैयारी उस टाइम कर रहा था, तो मैंने एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो मैं रात को टेस्ट सीरीज लगाता था रात को। नहीं सर, ड्यूटी पे मैं आरबीपीएन में हूँ, जो ड्यूटी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो फ्री है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्हीं चीजों का जो है प्रयोग करना है। देखो देखो एग्जाम की लड़ाई मतलब केवल पढ़ना ही नहीं होता, एग्जाम की लड़ाई में आपको और लड़ाइयां भी लड़नी है। कैसे टाइम निकालना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे परिवार को टाइम देना है ना। हाँ, वो कई लोग आप में से फैमिली वाले हैं, तो परिवार को भी समय देना है, पढ़ना ही नहीं है, परिवार को भी समय देना है। तो इस सबको मैनेज आपको करना है, और जिसने अच्छे से मैनेज कर लिया वो अच्छे से एग्जाम निकाल लेगा। हाँ सब सर, मैनेजमेंट है। बिल्कुल सर। चलिए, एक और रेज हैंड आया है किसी का, देख लेते हैं। ठीक। जय श्री राम जी का आया है। हाँ जय श्री राम जी, बताइए। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, हाँ बताइए। जैसे डाउट्स बहुत कम आ रहे हैं सर आज तो, वर्क पावर एनर्जी करा दीजिए, थोड़ा टाइम और पढ़ने में आनंद भी आएगा। अच्छा, तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वर्क पावर एनर्जी से, उसके बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल क्या है, बताओ जरा सब लोग बताइए, विद्युत वाहक बल क्या है। पहला जो क्वेश्चन आता है, बहुत जगह आता है कि ये क्या है ना। ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, बहुत एग्जाम में आता है कि ईएमएफ क्या है, बताओ ये क्या है। एक ऊर्जा है या बल है या कार्य है या शक्ति है, बताओ। चलो ये ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है सबको, ए बी सी और डी। बताओ क्या है विद्युत वाहक बल, बताइए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, भले ही इसका नाम ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, ये क्या है, ये होता है कार्य। इसको लिख लीजिए, देखो कितने बच्चे गलत कर रहे थे इसको, ठीक भाई पॉइंट आ गया, यहां पर डिस्कस कर दिया मैंने कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ कोई बल नहीं है, ये क्या है, ये एक कार्य है, वर्क है। विभव क्या है, विभव भी एक कार्य है। होता क्या है, देखो पोटेंशियल की, विभव की हम परिभाषा क्या कहते हैं, हम विभव की परिभाषा कहते हैं एक कूलाम के आवेश को, है ना, किसी जगह से किसी जगह पर लाने में, इन्फिनिटी से किसी जगह पर लाने में किया गया कार्य, है ना। तो विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल एक कार्य है, वर्क डन है, किया गया कार्य है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखिएगा जरूर। अगला है हमारा विभव, देखिए इस पॉइंट को भी थोड़ा देखिएगा, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है ईएमएफ, ठीक है। ये यहां पर है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है जी। ये यहां पर है ईएमएफ, ये यहां पर है आंतरिक प्रतिरोध, और ये यहां पर सपोज, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। तो देखो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज होगी, यहां से यहां वाला जो चीज होगी ये होगी विभवांतर, ठीक है ना। तो कई लोग विभवांतर और विद्युत वाहक बल को सेम समझ लेते हैं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन है, धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर के कब बराबर होगा, जब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, जब आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, तो उस समय पे मेरा विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, है ना। विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर ये आर की कुछ वैल्यू है तो विभवांतर कम होगा, विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल
क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा किससे, विभवांतर से। ऐसा कभी नहीं होगा कि विभवांतर ज्यादा आ जाए और विद्युत वाहक बल कम आ जाए। समझने के लिए भी एक एग्जांपल दे लेते हैं। अगर ये 10 वोल्ट है इसका विद्युत वाहक बल, तो विभवांतर हमेशा 9.98 या ऐसा कुछ होगा, कम होगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता, है ना। समझ में बात आई? चलिए ठीक है, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ जाना है, कुछ अर्जेंट काम के लिए बाहर बुला रहे हैं, है ना। 1 घंटे की क्लास थी, चलो मैकेनिकल की क्लास नहीं हो रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 8 बजे से 9 बजे सिविल इंजीनियरिंग की होगी। कल से जो है मैकेनिकल की क्लास ऑन टाइम होगी। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, है ना, इंटरनेट का कुछ इशू सर के यहाँ पे हो गया है, तो कोई नहीं, उसको रिजॉल्व करवा देंगे। मैंने कहा है कि उसे जल्दी से रिजॉल्व करवाइए, स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो करते हैं इस क्लास को यहीं पर एंड। चलिए ले लेते हैं रेज हैंड किसी का। हाँ लोहिया हैरी जी, लोहिया हैरी जी बताइए, बोलिए। आपका शायद माइक म्यूट है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।